टैप किया बीच में, एक्सपोजर लॉक, ओके फाइन। तो हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो हमारे पास एक 5 kg का ब्लॉक है, बीच में एक रस्सी है जो कि 2 kg का है, उसके नीचे और एक ब्लॉक है जिसका मास 3 kg। सिस्टम दिख रहा है, द एंटायर सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि F0 कितना लगेगा, F0 फोर्सेस को खींचा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि रस्सी में नेट फोर्स क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि टेंशन एट द मिड पॉइंट। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन हमको अभी बेसिक्स क्लियर करना है, राइट। सो आई वांट टू हियर कि F0 का वैल्यू हम कैसे निकालें। ओके, क्यों? एग्जैक्टली, हम पूरे को सिस्टम मानेंगे, तो ऐसे सिस्टम मानने से टेंशन क्या बन जाएगा, इंटरनल टेंशन। अननोन है, हमको पता नहीं है, तो हम उसको अवॉइड करना चाहेंगे। तो अभी अगर मैं यहाँ पर एफबीटी बनाऊँ, सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगाना है, बताया था 5G 3G, रस्सी का खुद का क्या हो जाएगा 2G, एनीथिंग एल्स नहीं। सो एक्सीलरेशन हम क्या करेंगे, नेट फोर्स दैट इज F0 माइनस, ऊपर हो गया F0, नीचे के पार्टी में कौन कौन है 3G प्लस 2G, 5G 5G प्लस 5G 10G डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। पूरे को सिस्टम माना है 5 + 2 7, 7 + 3 10, और एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना मान के रखा है 2 मीटर पर सेकंड पर। तो डायरेक्ट ऐसे निकालना है, तो F0 का वैल्यू कितना होगा 20 + 120 न्यूटन, राइट। ओके, ये तो आसान था। हाउ शैल वी फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द रोप। रोप में नेट फोर्स कितना लग रहा है, बोलो बोलो। रोप में बोलो, चलो गिव इट ट्राई। ऊपर वाला रोप को ले लेंगे, हाँ, मतलब वो फोर्स के लिए जो इफेक्ट होगा वो पता चलेगा, फिर एक्सेलरेशन भी हमको पता है, तो हम ऊपर वाला रोप को एक्सेलरेशन। मैंने पूछा रस्सी पे नेट फोर्स क्या है। चलो इसका मैं स्टेटमेंट ले लेता हूँ। इसने क्या कहा कि रस्सी को हम सिस्टम मान लेते। चलो ठीक, रस्सी को अगर हम सिस्टम मानेंगे तो रस्सी कैपिटी कैसे बनेगा, इधर एक T1 इधर T2 बिकॉज द रस्सी इज मास, और इधर क्या होगा 2G एंड इट इज मूविंग अप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ व्हाट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर पाओगे? T1 नहीं पता, T1 पता करने के लिए फिर से 5 kg कैपिटी बनाओ, वहाँ से T1 निकालो। T2 नहीं पता, T2 पता करने के लिए फिर से 3 kg कैपिटी बनाओ, ऊपर T2 लगेगा, नीचे 2G लगेगा। समझ में आ रहा है ना। दैट मीन्स यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको और 2 एपीडी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को करने में एक बेसिक चीज़ भूल चुके हैं कि नेट फोर्स का मतलब क्या होता है। न्यूटन ने कहा था नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमेशा सीधा सीधा सोचने से नहीं चलता। इंस्टेड ऑफ, अच्छा नेट फोर्स अगर पूछोगे क्या होगा T1 माइनस 2G प्लस T2 इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, वही है नेट फोर्स। इसका मास हमको पता है, इसका एक्सीलरेशन हमको पता है, तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेट फोर्स अगर पूछा गया है तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। आया समझ में। मास क्या होगा रस्सी का 2, और एक्सीलरेशन कितना होगा 2, दैट इज व्हाट 4 न्यूटन। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। तुम कौन सा मेथड यूज़ करते हो उस पर भी इंपॉर्टेंट है। इज क्लियर? अभी नेक्स्ट ये तो हो जाएगा, टेंशन एट मिड पॉइंट क्या करना है, टेंशन निकालना है, मिड पॉइंट में निकालना है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डिसाइड इज, सर सिस्टम हम किसको चूज़ करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिस्टम, इट इज इन दिस केस इट इज ऑब्वियस कि हमको यहाँ पर काट के एपीडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम नहीं काटेंगे तब तक टेंशन क्या होगा, इंटरनल, वो मेरे इक्वेशन में आएगा ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, भेजे में जा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमको यहाँ पर काट के एपीडी बनाना पड़ेगा। ऊपर वाला या नीचे वाले सेक्शन का एपीडी बनाओ, नीचे वाले का सिर्फ इस पोर्शन का बनाता हूँ, सिर्फ अगर इस पोर्शन का बनाऊंगा फिर से T2 अननोन हो जाएगा। बताया था राइट, कि हम हमेशा, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, सबको एक साथ मान लो, वो बेटर चॉइस है, बिकॉज उनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो गायब हो जाएगा। बस सिंपल एज दैट। मैंने ये मान लिया एंड द सिस्टम इज मूविंग अप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज 3G, आधा रो पे ये कितना हो जाएगा 1G, और टेंशन हमेशा चीज़ों को खींचता है तो ऊपर की तरफ होगा, और इसका जो लेंस दैट इज व्हाट T3। हो गया सॉल्व। इक्वेशन क्या लिखोगे, F नेट इक्वल टू व्हाट, F में नेट फोर्स क्या होगा, पता है ना नेट फोर्स कैसे लिखते हैं। एक्सीलरेशन देखो किधर है, ऊपर की तरफ, तो डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा होगा, ऊपर वाला ग्रुप डोमिनेटिंग होगा, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला,
ऊपर वाला कितना होगा T3 माइनस नीचे वाला कितना होगा 3G वॉल प्लस 1G इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम। इसका 3 kg है, इसका 1 kg है, 4 kg का सिस्टम है। और एक्सीलरेशन हम क्या लिख देंगे 2। सो T3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 + 10 40, उधर चला जाएगा तो +40 प्लस 1 कितना होगा। सो टेंशन इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट 48 न्यूटन। बस ऐसे करना है, तरीका समझ में आया। कभी भी एनएलएम का प्रॉब्लम देखोगे तुम्हारा सबसे पहला काम होगा कि सिस्टम किसको चूज़ करें। सिस्टम चूज़ अगर ढंग से करोगे तो प्रॉब्लम आसान हो जाए, गलत चूज़ करोगे तो बहुत लंबा हो सकता है। इज दैट क्लियर? शो में किधर देखो। नेक्स्ट लेट अस सी दिस क्वेश्चन। एक रॉड है, रॉड के एंड में हमने एफ फोर्स लगाया। पूछा गया है कि फाइंड द टेंशन इन द रॉड एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस एंड पे अगर एफ फोर्स लग रहा है, इससे अगर x डिस्टेंस पीछे जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ x डिस्टेंस पीछे, तो इस क्रॉस सेक्शन में कितना टेंशन लग रहा है वो बताना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू? हाँ, काटने से पहले तुमको ये समझना है कि द सिस्टम इज एक्सीलरेटिंग, और जब तक तुम एक्सीलरेशन नहीं निकालोगे तब तक तुम फोर्स कैसे निकालोगे? बिकॉज एक्सीलरेशन इक्वेशन में आएगा ही। सो नॉर्मली आप कभी भी ऐसा सिचुएशन मिले तो सबसे पहले तो एक्सीलरेशन निकाल लो। एक्सीलरेशन क्या होगा? पूरे रॉड को पकड़ लो। आधे आधे रॉड को पकड़ोगे क्या? एक्सीलरेशन निकालने के लिए पूरे रॉड को सिंगल ऑब्जेक्ट मान के, वो तो सिंगल ऑब्जेक्ट है ही, हम एक क्या लिख सकते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तुम्हारे मन में डाउट होगा सर रॉड का मास तो दिया हुआ नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, देखा जाएगा। 99.99% चांसेस है कि ये m आगे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लोड लेने का नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक रुकने का नहीं है कि m नहीं है क्या करूँगा, रुकने का नहीं। अभी हम क्या करेंगे, अगर टेंशन निकालना है तो काटना तो पड़ेगा, काटना तो पड़ेगा। कहाँ पर काटना पड़ेगा? x डिस्टेंस पे काटना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर काटा, ठीक है ना। काट के अभी किस टुकड़े का तुम सिस्टम चूज़ करोगे, किस टुकड़े का तुम FBD बनाओगे, लेफ्ट वाले का या राइट वाले का, तुम्हारा चॉइस है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं लेफ्ट वाले को चूज़ करूँगा, तो एक बार में आंसर निकलेगा नहीं आया समझ में? थोड़ा फोर साइडेडनेस। अगर लेफ्ट वाले का FBD बनाऊंगा सिर्फ एक ही तो T बचेगा इस पे, और कोई फोर्स है इस सिस्टम पे? हाँ, ओके। सो ही स्टेटेड ए वेरी 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 गुड मिसकंसेप्शन। इसने जस्ट नाउ भी ये कहा सर ये MA है, MA भी लगेगा, ऐसा ही कुछ बोल रहा था ना, M × A। MA इज नॉट ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? MA जो है वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं, हाँ नेट फोर्स है, लेकिन वो लगने वाला फोर्स नहीं है। फोर्स इज आइदर ए पुश और ए पुल। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? अभी अगर निहार को एक तरफ से ये खींच रहा है 8 न्यूटन से, मैं इधर खींच रहा हूँ 2 न्यूटन से, तो मुझे अगर पूछोगे सर इस पर फोर्स क्या लग रहा है, मैं बोलूँगा 8 × 2। नेट फोर्स कितना है? 6। वो 8 × 2 का रिजल्टेंट है। तुम ऐसा फिर से नहीं कह सकते 8 भी लग रहा है, 2 भी लग रहा है, 6 भी लग रहा है। 6 तो बचा कुचा फोर्स है 8 और 2 को माइनस करने के बाद। तो MA इज नेवर ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर अगर कुछ फोर्स लगता है वो आइदर क्या हो सकता है, एक पुश हो सकता है, नहीं तो एक पुल हो सकता है। तो 8 या 2 ही फोर्स है, MA फोर्स नहीं है। MA इज द बचा कुचा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो कभी भी MA नहीं लगाते हम लोग, समझ में आया? तो ये गलती कभी करना मत। MA इज नॉट ए फोर्स। एनीथिंग एल्स? देखो और भी फोर्सेस हैं, लेकिन हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, सारे बाकी वर्टिकल फोर्सेस है ना? बोलो ना भाई, सारे वर्टिकल फोर्सेस है। नहीं लिखने से भी चलता है, थोड़ा सा अगर मैच्योरिटी आ जाएगा, अगर प्रॉब्लम कर पाओगे तो वर्टिकल फोर्सेस अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज वर्टिकल इक्वेशन लिखना ही नहीं है हमको तो चाहिए हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन। थोड़ा फील लेने के लिए यहाँ पर एक रॉड का दूसरा टुकड़ा इमेजिन कर सकते हो, और इसमें भी ऐसा ही T लग रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कि अगर हम यहाँ पर काटे, ये वाला टुकड़ा ये है और ये वाला टुकड़ा ये है ना, और टेंशन हमेशा चीज़ों को क्या करता है, पुल करता है। तो इस वाले टुकड़े को टेंशन इधर पुल कर रहा होगा और इस वाले टुकड़े को टेंशन इधर पुल कर रहा होगा, और ये दोनों भाई भाई है। दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, राइट? तो दोनों में से हमको सिर्फ लेफ्ट वाले टुकड़े को ही एनालाइज करना है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन?
L माइनस एक्स, ठीक है ना। और इसमें मास कितना है, वेरी सिंपल, इसमें m मास हमने माना था, तो व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल, है ना। और इस टुकड़े का लेंथ कितना है L माइनस एक्स, इसमें मास कितना होगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। बोलो समझ में आया नहीं आया, हो गया सॉल्व। अभी हमको t का वैल्यू लिखना है, तो एफ नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एम ए लिखेंगे, एफ नेट क्या लिखेंगे t, इसका मास कितना है m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और एक्सीलरेशन कितना होगा f बाई एम। ये चला गया, देखो एम गायब, यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, m का वैल्यू गया नहीं क्या, बस हो गया सॉल्व। टेंशन का वैल्यू कितना हो गया f इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल। सो दिस इज द आंसर, राइट। इससे हमको क्या सीखने को मिला कि रॉड का जो टेंशन है वो x पे डिपेंड करता है। x का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो टेंशन का वैल्यू डिक्रीज करेगा। x का वैल्यू जब 0 है तो टेंशन का वैल्यू f है, एंड आई थिंक सो यू कैन रिलेट टू दिस। x का वैल्यू 0 मतलब हम कौन से क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करें, हम टॉकिंग अबाउट दिस क्रॉस सेक्शन, इसमें जो फोर्स लग रहा है वही होगा टेंशन। और अगर x का वैल्यू L हो गया, टेंशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, लास्ट क्रॉस सेक्शन में पहुँच जाऊँ, तो टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। समझ में आया, दैट मीन्स यहाँ पर टेंशन ज़्यादा है, एंड एज वी मूव अलोंग दिस डायरेक्शन टेंशन घट घट के यहाँ पर क्या हो जाता है 0। कैन यू गिव मी ए फिजिकल इंटरप्रिटेशन कि ऐसा आंसर क्यों निकला, फिजिकल इंटरप्रिटेशन कि ऐसा क्यों निकल रहा है, बिकॉज इस टेंशन का काम क्या है ये बताओ, टू पुल, पीछे वाले को खींच के लेके जा रहा है, तो पीछे वाला जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आया। तो तुम अगर यहाँ क्रॉस सेक्शन बनाओगे तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो पूरे पीछे वाले को खींच के लेके जा रहा है। यहाँ क्रॉस सेक्शन बनाओगे तो वो सिर्फ इस वाले टुकड़े को खींच के आगे इस डायरेक्शन से लेके जा रहा है, तो फोर्स भी कम ही लगेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर टेंशन सबसे ज़्यादा नीचे मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, टेंशन का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आगे जाके भी चाहिए होगा। जो इंटरप्रिटेशन है कि इधर टेंशन ज़्यादा है, इधर टेंशन कम है, टेंशन सेम नहीं होगा, टेंशन अलग अलग जगह अलग अलग होगा। चलो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, आगे जाके तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये पढ़ा है कि एक रॉड हैंग करता है अपने सेल्फ वेट के कारण, वो जो लंबा हो जाता है, हाँ, उसमें ये आइडिया यूज़ होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फोर्स की जगह एफ पुट कर देते हैं। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। ये एफ पुट करोगे ना वहाँ पर, डेल एल निकालने के लिए गलत हो जाएगा। बोलो क्यों, हर जगह पर फोर्स का वैल्यू अलग अलग है, सो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस भी अलग अलग होगा, सो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी अलग अलग होगा, अलग अलग क्रॉस सेक्शन का अलग अलग इलोंगेशन होगा। तो अगर तुमको टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल नहीं पाओगे, तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। कहाँ से पता चलेगा, जब तुमको ये सब चीज़ें पता है तब वो समझ में आएगा कि चलो फोर्स वैरी कर रहा है, स्ट्रेस अलग होगा, स्ट्रेन अलग होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इज दैट क्लियर? ओके। एकदम एक बेसिक आइडिया है, रस्सी को तुम जितने फोर्स से खींचोगे वही उसका टेंशन होगा, ठीक। तो ये असर 100 न्यूटन से खींच लो, टेंशन भी 100 न्यूटन है। अगर इसका एक्सीलरेशन पूछे, रस्सी तो वही है, तो इसका एफबीडी बनाऊंगा तो ऐसा ही बनेगा, mg ऊपर t, है ना। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा, t माइनस mg डिवाइडेड बाई m, और t का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस mg डिवाइडेड बाई m। चलेगा, सिंपल सा बात है, ये बताना था। अभी इस केस में तुमको ये पूछा गया कि ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन कितना है बताओ, टेंशन कितना है बताओ, फोर्स ऑन पुली बाय रोप, ठीक है ना। ये तीन चीज़ पूछा गया है, करेक्ट। अच्छा, मैंने ये टेक्निक ऑलरेडी सिखा दिया तुमको। एक्सीलरेशन निकालना है, सिस्टम अगर मूव करेगा तो एक साथ मूव करेगा, तो हमने क्या बोला था कि सिस्टम चूज़ करोगे तो पूरे को एक साथ चूज़ करना है, और उन फोर्सेस को कंसिडर करना है जो रस्सी के लेंथ के अलॉन्ग आता है, बिकॉज वही फोर्सेस इस सिस्टम को मूव करा सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरे को अपना सिस्टम मानूँ, क्या मानूँ, पूरे को अगर मैं अपना सिस्टम मानूँ, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा 3g sin 30 दैट इज 3g/2, और इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा 1g sin 60 दैट इज √3/2। चलेगा।
अभी तुम लोग बोल सकते हो सर यहाँ पर तो mg का कॉस कंपोनेंट भी है, यहाँ पर तो नॉर्मल भी है। एक बार ध्यान दो, ये जो नॉर्मल है इज इट नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक? तो वो कैसे उसके मोशन को अफेक्ट करेगा? नहीं कर पाएगा, तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है तुमको, ठीक है ना। सो हम लोगों ने नॉर्मल mg का कंपोनेंट ये सब देखा ही नहीं। अभी हम जस्ट देखेंगे व्हाट इज द नेट पुलिंग फोर्स ऑन द सिस्टम। अभी यहाँ पर 1g√3/2 है और यहाँ पर 3/2 मतलब 1.5 और यहाँ पर √3/2 मतलब 1.5 से कम होगा, तो ये जीता। तो सिस्टम किधर हिलेगा? ये इधर हिलेगा। तो इसका एक्सलेशन अगर a है तो इसका भी एक्सलेशन क्या होगा? a ही होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय द सेम रोप। ये जितना नीचे जाएगा ये भी उतना ही ऊपर जाएगा। तो एक्सीलरेशन अगर हम देखें तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, हमेशा याद रखना, नेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो नेट पुलिंग फोर्स हम क्या लिखेंगे, और ये कितना होगा? वो तो मास ऑफ द सिस्टम 3 + 1 4 आ जाएगा ऐसे डायरेक्ट। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन में पूछ दे कि टेंशन कितना बताओ, तब तो पूरा सिस्टम एक साथ लेने से नहीं चलेगा, तब टेंशन तो इंटरनल बन जाएगा। तो टेंशन बताना है तो तुमको यहाँ पर काटने का मतलब रस्सी काटा नहीं है मैंने, काटने का मतलब क्या है, वहाँ से सेपरेट करके सिस्टम बनाऊंगा। तो यहाँ से अगर सेपरेट करके सिस्टम बनाओ, ध्यान से देखना, ये हमारा 3 kg का ब्लॉक है ना। यहाँ पर 3g sin 30 मतलब 3g/2, 3g cos 30 मतलब 3g√3/2, यहाँ पर नॉर्मल n, और इस तरफ क्या आ जाएगा, टेंशन t, एंड दिस थिंग इज गोइंग डाउन विद एन एक्सीलरेशन ओवर। तो इक्वेशन भी हम सिर्फ इसी डायरेक्शन का लिखेंगे ना, इस तरफ से तो कोई हमारा लेना देना है नहीं। तो 3g/2, ये इधर है तो ये डोमिनेटिंग होगा, 3g/2 - t, दैट इज नेट फोर्स, F net इक्वल टू ma, 3 × a। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3g/2 - t, दैट इज 3 × a। a का वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे और इस इक्वेशन में सिर्फ टेंशन ही बचेगा जो कि अननोन है, टेंशन निकल जाएगा। बोलो रे। एंड हाउ शैल वी फाइंड आउट द आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑन द पुली बाय द रोप? एकदम सिंपल, पुली है, रस्सी किधर है, रस्सी किधर है, और ध्यान से देखो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, बिकॉज दिस इज 60, दिस इज 30, ये 90, तो ऊपर वाला एंगल भी क्या होगा, और दोनों टेंशन कैसा होगा, दिस इज t, दिस इज t, रिजल्ट में ऐसा होगा √2t। बस हो गया, इज दैट क्लियर? ओके फाइन, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, कम ऑन फोकस। ये दोनों डायग्राम दिख रहा है? Will the acceleration be same in both the cases? जल्दी से आंसर दो। नियर बता कैसे? वेरी नाइसली सेड। क्या बोला उसने? यहाँ पर भी टेंशन 2mg, वहाँ पर भी टेंशन 2mg। ध्यान देना, यहाँ पर भी टेंशन 2mg, वहाँ पर भी टेंशन 2mg। यहाँ पर टेंशन 2mg नहीं है, तुमको जो 2mg दिख रहा है वो ब्लॉक का वेट है। नहीं आया समझ में? बैठ जा। सो दिस इज द मिस्टेक जो लोग करते हैं, ये वेट है 2mg, दैट इज नॉट द टेंशन इन द रोप। और यहाँ पर डायरेक्टली रस्सी को ही तुमने अभी बताया था, जितने से खींचोगे वही टेंशन है। सो इन दिस केस टेंशन का वैल्यू 2mg ये सही है, लेकिन ये अगर तुमने बोल दिया कि टेंशन भी 2mg है तो वो गलत है। टेंशन तो कुछ और ही है, 2mg तो ब्लॉक पे लग रहा है, रस्सी पे कितना खिंचाव है वो तो हमको निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसका एक्सीलरेशन तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं m का एफबीडी बनाऊं, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन t, जिसका वैल्यू कितना होगा 2mg। तो एक्सीलरेशन कितना होगा, 2mg - mg डिवाइडेड बाय m। क्या रे, कितना आएगा? दिस इज द एक्सीलरेशन इन द सेकेंड केस। यहाँ अगर हमको एक्सीलरेशन बताना है तो बिना टेंशन निकाले बता सकते हैं, अभी तो टेक्निक सिखाया था, हो ना। तो अगर मैं पूरे को अपना सिस्टम मान लूँ तो 2mg इधर हो गया mg। एक्सीलरेशन चाहिए तो हमको चाहिए नेट पुलिंग फोर्स, दैट इज 2mg - mg, बिकॉज 2mg सिस्टम को राइट की तरफ उतारना चाहता है, mg लेफ्ट की तरफ उतारना चाहता है। जीतेगा कौन? 2mg, एंड दे आर इन ऑपोजिट पार्टीज। डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा,
3m दैट इज इक्वल टू व्हाट mg/3m। सो आंसर क्या होगा g/3। देखो आंसर दोनों अलग अलग है। अगर और चेक करना है तो टेंशन देख लो, टेंशन कितना है। मैं इस जगह का टेंशन बता देता हूँ, देख लेते हैं, है ना। और वो 2mg नहीं होगा। अगर मैं इस m का एफबीटी बनाऊँ, अभी ध्यान देना, कौन से m का, इस m का अगर मैं एफबीटी बनाता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, mg, इसी टेंशन को निहार ने 2mg बोला था। एक बार देखते कि कितना टेंशन आएगा। एंड नथिंग इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट g/3। इक्वेशन क्या होगा, t माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन mg/3। और उसका आंसर कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो धोखा नहीं खाना, बी वेरी मच स्पेसिफिक विथ योर बेसिक्स। 2mg इज नॉट टेंशन, 2mg इज वेट। इज दैट क्लियर। ओके, एक अरेंजमेंट है, एक बंदा है, एक प्लेटफॉर्म में है, पूरी अरेंजमेंट दिख रहा है। एंड आई होप सो तुमको ये फील आना चाहिए कि अगर इस बंदे को इस रस्सी को पकड़ने दे देता हूँ तो इसको पकड़ के पूरे प्लेटफॉर्म को रेस्ट में रख सकता है, रख सकते हैं ना। ऐसा खींचेगा तो प्लेटफॉर्म को किधर खींचेगा, ऊपर की तरफ, तो प्लेटफॉर्म रेस्ट पे रह सकता है। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि आदमी का मास अगर 60 kg है, प्लेटफॉर्म के मास को नेगलेक्ट करते हैं ना, मेंशन नहीं है, तो उस बंदे को कितना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा टू होल्ड द प्लैंक इन पोजीशन, ताकि प्लैंक मूव ना करे। चलेगा। ओके, देखो तो फर्स्ट थिंग एक छोटा सी चीज़ बता देता हूँ। लेट्स से इस बंदे ने इसको टेंशन टी से खींचा है, तो इस पूरे रस्सी में टेंशन क्या होगा, इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, बोलो क्यों, कैसे टूटी, क्यों क्यों, अगर ये मूव करता तो अगर ये मूव करता तो, अगर ये एक्सीलरेट करता तो, ठीक है मैं सस्पेंस नहीं बना रहा, सही बोला, इक्विलिब्रियम है तो होगा ही, टीटी टूटी होगा ही। दूसरा क्या है, अगर ये मूव भी करता और अगर क्वेश्चन में इसका मास नहीं दिया हुआ रहता, मासलेस होता, तब भी नेट फोर्स क्या होता, जीरो। एफ नेट इक्वल टू एम ए, एम ही अगर जीरो हो गया, पुली का मास ही अगर जीरो हो गया, उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होना पड़ेगा, तो नीचे टी टी है तो ऊपर भी क्या होगा, टू टी होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विलिब्रियम में मासलेस हुआ तब भी टी टी ऊपर क्या हो जाएगा, टू टी। तो यहाँ पर टू टी, इस रस्सी में क्या है, टू टी, राइट। ये पूरा क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो सकता है, डिपेंड करेगा कि तुम सिस्टम कैसे चूज करोगे। चलो बताओ, अभी अगर मुझे टेंशन टी का वैल्यू बताना है, सो दैट द सिस्टम, सो दैट द प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट, तो मैं सिस्टम में किसको चूज करूँ, अच्छे से बोलो, सिस्टम में किसको चूज करूँ, प्लैंक और रस्सी को, ओके। और अगर मैं प्लैंक और रस्सी को चूज करूंगा और आदमी को चूज नहीं करूंगा, तो आदमी का पैरों का जो नॉर्मल है वो अननोन आ जाएगा। आया समझ में। तो हम किसको चूज करें, द प्लैंक एंड द पर्सन टेकन टुगेदर। भाई रस्सी का टेंशन तो हमको चाहिए, टेंशन को क्यों इंटरनल बनाना चाहते हो तुम, टेंशन ही तो चाहिए। अगर इंटरनल बनाना चाहोगे तो नॉर्मल को बनाओ, बिकॉज आदमी और प्लैंक के बीच क्या लग रहा है, पैर से दबा रहा है ना वो प्लैंक को। तो अगर तुमने सिर्फ आदमी का एफबीटी बना दिया तब भी नॉर्मल एक्सटर्नल बन जाएगा, और अगर तुमने आदमी को छोड़ के सिर्फ प्लेटफॉर्म का एफबीटी बना दिया तो प्लेटफॉर्म पे भी एक नॉर्मल लग रहा होगा। लेकिन अगर तुमने आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों को एक साथ बना दिया, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट साइमल्टेनियसली, राइट। तो यहाँ पर अगर हम सिस्टम चूज करें तो ये होगा सिस्टम। फटाफट एफबीटी बनाते हैं इसका। ये हो गया प्लेटफॉर्म, ये हो गया आदमी, ये रस्सी पकड़ा हुआ है। देखो बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ पर जो नॉर्मल आएगा दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स। इज दैट क्लियर। अगर एफबीटी बनाना है तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो सबसे पहले हम एम जी को शो करेंगे। एम जी सिर्फ इस बंदे का होगा, कितना होगा, 60 जी। अभी ध्यान दो,
अभी ये सोचोगे कितने सारे कॉन्टैक्ट हैं। एक सरफेस कॉन्टैक्ट है जिसको लेके हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो इंटरनल कॉन्टैक्ट है। रस्सी वाले कितने सारे कॉन्टैक्ट? ठीक से बोल, 2 या 3? एक यहाँ पर रस्सी का कांटेक्ट है, एक यहाँ पर रस्सी का कांटेक्ट है, और एक आदमी के हाथों पे भी तो रस्सी है, ये नहीं भूल सकते। समझ में आया? रस्सी हमेशा चीज़ों को क्या करता है, खींचता है। ये कितने से खींचेगा? डाउट। ये कितने से खींचेगा? और आदमी के हाथों पे टेंशन ऐसा होगा कि रस्सी को नीचे खींच रहा है? नहीं। कैसे? ये जो एरो मैंने बनाया है किस पे लग रहा है? तो रस्सी पे लग रहा है। हम एफबीडी किसका बना रहे हैं? आदमी का। आदमी ये रस्सी नीचे खींच रहा है, रस्सी आदमी को किधर खींच रहा है? ऊपर। ध्यान से देखो, ऐसा एरो साइन का मतलब है कि आदमी के हाथों को रस्सी नीचे पुश कर रहा है। फील है नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, तो करना मत, ठीक है ना। तो आदमी के हाथों पे जो टेंशन लग रहा है वो किस तरफ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। हो गया सॉल्व? डन। 3t इज इक्वल टू व्हाट? सॉरी 2 3 4 4t इक्वल टू व्हाट? 60g। तो t का वैल्यू कितना होगा? रिस्ट टेंशन का वैल्यू कितना होगा? 150 न्यूटन। हो गया बेसिक्स? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का? ओके। सो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वही कुछ ऐसा ही। एक बंदा है, प्लेटफॉर्म के अंदर है, प्लेटफॉर्म को उसने ऐसे करके पकड़ के रखा है। तो ये पूछा गया कि अगर, अच्छा, प्लेटफॉर्म का मास 15 kg है, आदमी का मास 60 kg है, फाइंड द एक्सीलरेशन इफ ही पुल्स द रोप बाय 400 न्यूटन। 400 न्यूटन से अगर खींचेगा तो एक्सीलरेशन कितना है? पहले यही कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर से सेम क्वेश्चन, अगर ये सिस्टम मूव करेगा, चलो अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालना है तो मैं किसका एफबीडी बनाऊं? आदमी एंड इस घर का, दोनों का एक साथ बनाऊंगा। पर मेरे को एक्सीलरेशन चाहिए। अगर मैं दोनों को अलग अलग बना दूं तो नॉर्मल एक एक्सटर्नल बनेगा, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते। यहाँ पर आदमी एंड प्लेटफॉर्म दोनों एक साथ मूव कर रहा है। दैट इज द रीजन यू कैन ट्रीट देम एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ, इन दोनों का बनाऊंगा एक साथ। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा? इधर 60g, इधर कितना होगा? 15g। अभी बताओ कितने सारे टेंशन हैं? जल्दी। परफेक्ट। एक यहाँ पर, एक इसके हाथों पे। कितना लगा इसने? बिकॉज बताया था जितने से खींचेगा वही टेंशन होगा। दैट इज 800 न्यूटन ऊपर, नीचे 750 न्यूटन है ना, नीचे 750 न्यूटन। दैट मीन्स डेफिनेटली किस तरफ एक्सीलरेट कर रहा है? ऊपर की तरफ। इन दिस केस एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा? 800 माइनस 60 प्लस 15, 75g। 75g कितना होता है? 750 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 75। ये हो गया एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, व्हाट फोर्स मस्ट ही अप्लाई टू मूव द प्लेटफॉर्म विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो कर ही दोगे राइट? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा तो क्या होगा? 2t माइनस 75g इज इक्वल टू 75 इंटू 1। अच्छा, व्हाट फोर्स मस्ट ही अप्लाई टू मेंटेन ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। स्पीड कांस्टेंट है, which means acceleration is 0, which means net force is 0। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि बॉडी रेस्ट में रहेगा। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ट्रैवल कर रहा है, वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसमें भी नेट फोर्स क्या आएगा? तो यहाँ पर भी क्या आएगा? टी शुड बी इक्वल टू व्हाट? 750g है ना। तो टी का वैल्यू कितना होगा? 750g डिवाइडेड बाई 2। मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम में लाना है। 2t इक्वल टू 75g। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसा करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब क्या है? यू आर कंस्ट्रेंट टू लिव इन दिस हॉस्टल, मतलब रेस्ट्रिक्टेड। इज दैट क्लियर? कि तुमको एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करके चलना पड़ेगा, हॉस्टल के अंदर रहना पड़ेगा, तो कंस्ट्रेंट लिविंग बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो जब हम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो देखा ही होगा कि बहुत सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं।
और उसमें से अगर एक भी मूव कर जाएगा तो बाकी पूरा सिस्टम में उसके मूवमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। एक ब्लॉक मूव करेगा तो दूसरा भी मूव करेगा। सो हाउ आर देयर मूवमेंट्स रिलेटेड, हाउ आर द डिस्प्लेसमेंट्स रिलेटेड, हाउ आर देयर वेलोसिटीज रिलेटेड, हाउ आर देयर एक्सेलरेशंस रिलेटेड, उन्हीं इक्वेशंस को हम कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बोलते हैं। और ये वर्ड कंस्ट्रेंट क्यों यूज़ किया गया है? बिकॉज द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड। हर कोई ब्लॉक अपनी मर्जी से मूव नहीं कर पाएगा, किसी और का मूवमेंट किसी और को इफेक्ट करेगा। दैट इज़ द रीज़न हमने उसका नाम क्या दिया, कंस्ट्रेंट मोशन। बहुत ही सिंपल है। कंस्ट्रेंट मोशन स्टडी करने का सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि अगर तुम्हारे पास दो ब्लॉक्स हैं और तुम ये स्टडी कर, अच्छा दोनों ब्लॉक्स के बीच एक रस्सी कनेक्टेड है और तुम ये स्टडी करना चाहते हो कि एक ब्लॉक को अगर मैं मूव करता हूँ वो दूसरे ब्लॉक को कैसे अफेक्ट करता है, तो बीच का रस्सी स्लैक नहीं हो सकता, लूज नहीं हो सकता। अगर बीच का रस्सी लूज है तो एक का मूवमेंट दूसरे के मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। बोथ ऑफ देम विल नॉट अफेक्ट ईच अदर्स मोशन। बात समझ में आया? एग्जैक्टली। सेकेंडली ये है कि इट कैन नॉट बी स्लैक, स्लैक नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि इसको रिजिड होना पड़ेगा। रिजिड मतलब इस बीच का रस्सी का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगा। अगर लेंथ बदलना चालू हो गया तब इन दोनों का मोशंस जो है उनको कनेक्ट करना जिस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तब ऐसा होगा कि अगर बीच में स्प्रिंग है तो M2 ज़्यादा मूव करेगा, M1 कम मूव करेगा। बिकॉज बीच का जो सिस्टम है, जो स्प्रिंग तुमने लगा के रखा है वो एक इलास्टिक सिस्टम है। तो ऐसे केसेस में हम कंस्ट्रेंट रिलेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा कि रस्सी को टाइट होना पड़ेगा। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, रस्सी को नॉन इलास्टिक रिजिड होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, नाउ वी ऑल नो कि अगर मैं M2 को x डिस्टेंस मूव करवाता हूँ तो M1 भी x, मतलब अगर रस्सी टाइट हुआ तो इसको अगर x डिस्टेंस मूव कराता हूँ तो इसको भी ये x डिस्टेंस से मूव करेगा। ये तो हमको पता है, कॉमन सेंस है हम, लेकिन इसी चीज़ को प्रूव करेंगे अभी। और जिस तरीके से प्रूव करेंगे वही हमको सिखाएगा कि कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे लिखना पड़ता है। बेसिक्स यही है। तो ये तो हमारा कॉमन सेंस बोलता है। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने माना कि M2 कितने डिस्टेंस आगे पर x डिस्टेंस, और तुमको तो पता नहीं कि ये x ही जाएगा, कुछ और जा सकता है। हाँ मुझे पता है, कॉमन सेंस ये बताता कि x ही होगा, लेकिन प्रूव कर रहे हैं तो हमने इसको y मान लिया। समझ में? पहला वाला ब्लॉक कितना मूव किया, x, दूसरा वाला ब्लॉक कितना मूव किया, y। ठीक है। अभी इस सिचुएशन को हम मैनेज कैसे करें? मैनेज करेंगे हम बाय फाइंडिंग आउट द चेंज इन लेंथ ऑफ द रोप। बात को समझना। हम क्या करेंगे? वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोप। कैसे? मैं सबसे पहले M2 का मूवमेंट, क्या बोला मैंने, M2 का मूवमेंट रस्सी के लेंथ को कैसे बदलेगा वो एनालाइज करेंगे। हैव पेशेंस। तुम्हारे मन में ये बात आ रहा होगा, सर रस्सी का लेंथ तो चेंज नहीं हो सकता, आपने अभी रिजिड बोला है। आया ही नहीं आया दिमाग में क्वेश्चन? मैंने ही बोल दिया। ऐसा आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि सर आप तो कह रहे थे कि रस्सी का लेंथ चेंज, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि M2 मूव करेगा तो रस्सी का लेंथ चेंज होगा। रस्सी का लेंथ चेंज नहीं होगा जब मैं M2 और M1 दोनों का मूवमेंट एक साथ कंसिडर करूंगा। समझ में आया? अभी हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अगर M2 सिर्फ मूव कर दे, जस्ट ट्राई टू जस्ट फॉरगेट अबाउट M1, जस्ट फोकस ऑन M2, कि M2 अगर x डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है, व्हाट कैन आई से अबाउट द चेंज इन लेंथ ऑफ द रोप। बस इसमें ध्यान दो। M1 के बारे में सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। टोटल चेंज इन लेंथ निकालने के लिए हम M1 का भी कंट्रीब्यूशन देखेंगे और M2 का भी कंट्रीब्यूशन देखेंगे। अभी हम समथिंग लाइक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। हम पहले ये देख रहे हैं कि M2 का कितना कंट्रीब्यूशन बनता है रस्सी के लेंथ चेंज में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, M1 के मूवमेंट के कारण रस्सी के लेंथ में कितना चेंज आए। ठीक है, 1 by 1। अभी खुद सोचो, ये रस्सी था, ये M2 है। कुछ देर के बाद M2 यहाँ पहुँच गया, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया, x, राइट। फोकस ऑन द एंड पॉइंट ऑफ द रोप। द एंड पॉइंट ऑफ द रोप इज कनेक्टेड विथ M2। तो M2 जितना डिस्टेंस मूव करेगा, रस्सी का ये एंड पॉइंट भी
उतना ही डिस्टेंस मूव करेगा। इफ यू सी द डायग्राम प्रॉपर्ली, मैं ये कह सकता हूँ कि रस्सी का जो ये एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट के मूवमेंट के कारण रस्सी का लेंथ x अमाउंट से इंक्रीज हो गया है। कैन आई से दैट? रस्सी का ये जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट के मूवमेंट के कारण रस्सी का लेंथ कितने अमाउंट से इंक्रीज हो गया? x। तो चेंज इन लेंथ ऑफ द रोप हम लिख देंगे प्लस x। क्यों लिखा प्लस? इंक्रीमेंट को हम प्लस रिप्रेजेंट करेंगे और डिक्रीमेंट को हम माइनस रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया m2 का कंट्रीब्यूशन। अभी हम किसको देखेंगे? m1 इधर है और ये रस्सी है। अभी m2 को देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी मुझे पता है कि m1 इधर मूव कर रहा है y डिस्टेंस, कुछ देर के बाद m1 यहाँ पहुँच जाएगा, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया y, एंड दिस इज द रस्सी। अभी बताओ, इस एंड पॉइंट को अगर ध्यान से देखोगे, ये एंड पॉइंट पहले यहाँ पर था, अभी ये एंड पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया है, बिकॉज m1 के साथ कनेक्टेड है। m1 जितना डिस्टेंस मूव करेगा, ये एंड पॉइंट भी उतना ही डिस्टेंस मूव करेगा। नाउ यू नीड टू टेल मी कि इस एंड पॉइंट के मूवमेंट के कारण ये रस्सी का लेंथ जो था वो घट गया ना, डिक्रीज हो गया ना। तो m1 के मूवमेंट के कारण रस्सी के लेंथ में कितना चेंज आया होगा? -y। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? -y। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? ध्यान से देखो, रस्सी के दो एंड पॉइंट्स ही है, हमने दोनों एंड पॉइंट का कंट्रीब्यूशन चेक कर लिया। पहले एंड पॉइंट के लिए +x का चेंज आ रहा है, दूसरे एंड पॉइंट के लिए -y का चेंज आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि रस्सी रिजिड है, रस्सी का लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सो चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोप हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? 0, व्हिच मींस कि x बराबर y, व्हिच मींस पहला ब्लॉक जितना डिस्टेंस मूव करेगा, दूसरा ब्लॉक भी उतना ही डिस्टेंस मूव करेगा। और ये है हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन का बेसिक्स किस पे बना हुआ है कि रस्सी रिजिड है, रस्सी टाइट है। रिजिड है तो रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट्स लिखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करूँ तो मैं वेलोसिटी x किसका मूवमेंट था भाई? m2 का। वेलोसिटी ऑफ 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 आ जाएगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करूँगा, एक्सीलरेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट? एक्सीलरेशन ऑफ 1। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट्स का जैसा रिलेशन होगा, वेलोसिटीज का भी वैसा ही रिलेशन होगा और एक्सीलरेशन का भी वैसा ही रिलेशन होगा। तो कभी कभी तुमको ऐसा बोला जा सकता है कि m1 अगर v से मूव कर रहा है तो m2 कितने से मूव करेगा? समझ में आया? तब मैं क्या बोलूँगा? m1 मूव किया तो रस्सी के लेंथ में चेंज आया +v, ऐसा लिख दूंगा। तुमको तब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मान के जैसा रिलेशन लिखता, वेलोसिटी मान के भी वैसा ही रिलेशन आएगा। अगर ये x इक्वल टू 2y होता तो v2 इक्वल टू 2v1 आता, a2 इक्वल टू 2a1 आता। समझ में आया? सो हो सकता है कि हम वेलोसिटी के साथ डील करें, लेकिन दिमाग में हमेशा क्या चलेगा? ब्लॉक v1 वेलोसिटी से इतना गया, तुम बोलोगे ब्लॉक का साथ ये एंड पॉइंट जो है वो कितना डिस्टेंस आगे गया? +v1। जस्ट अ टेक्निक। समझ में आया? इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख पाते हैं। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन का बेसिक क्या है? सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे सिस्टम में कितने सारे रस्सियाँ हैं। जितना सारा रस्सी होगा हर एक के लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन आएगा। समझ में आया? अभी कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखे कैसे? रस्सी को ध्यान से देखो, और रस्सी को देखना नहीं है तुमको, किसको देखना है? रस्सी के एंड पॉइंट्स को देखना है और फ्यूचर इमेजिन करना है कि अगर ये सिस्टम मूव करता तो ये एंड पॉइंट किधर जाता, और इस एंड पॉइंट के मूवमेंट के कारण रस्सी का लेंथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा तो +v1 लिख दो, डिक्रीज करेगा तो -v1 लिख दो। समझ में आया? जब किसी एक एंड पॉइंट के मूवमेंट को देखोगे, दूसरे एंड पॉइंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि फाइनली तुम उसका भी कंट्रीब्यूशन लिखोगे ना। एक का अगर +x लिखा है तो दूसरे का तुम -y लिखा है ना, तो फाइनली तुम लिखोगे। तो जब किसी एक का कंट्रीब्यूशन देखोगे, दूसरे का देखने की ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में मैंने क्या कहा? पॉज करना, मैं तुमको क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। फटाफट कॉपी करो।